Hello friends, welcome to another new session of Smita classes. Today we will be dealing with the Startup Science book of Standard 4 and we will be dealing with the 14th chapter. The name of the chapter is Our Neighbors in Space. We will be dealing with this chapter. Our Neighbors in Space मतलब ब्रह्मांड में, अंतरिक्ष में जो हमारे पड़ोसी हैं उनके बारे में यह चैप्टर है. हमारे पड़ोसी क्या होंगे? दूसरे जितने प्लैनेट्स हैं, ग्रह हैं, वो सब हमारे पड़ोसी होंगे. हम लोग इस चैप्टर को रीड करते हैं. जस्ट लाइक पीपल लिविंग क्लोज टू आवर हाउस आर आवर नेबर्स, planets and other heavenly bodies which are close to the earth are our neighbors in space. Let's learn more about them. The solar system. We know that the earth and the other 7 planets together with their moons and the sun make the solar system. Let's study the components of the solar system starting from the sun. The sun is the head of the solar system and is situated in its center. All planets revolve around the sun. It is a huge ball of fire and the main source of energy in the solar system. The sun is a medium-sized star. Our scientists have named it Sol. This is why our system of planets is known as the solar system. Mercury. Mercury is the closest planet to the earth. It is the smallest planet in the solar system. Venus. Venus is the second planet from the earth. It is the brightest planet and it is also called the evening star. It is very hot. जिस तरह हमारे घर के आसपास जो लोग रहते हैं उन्हें हम अपने पड़ोसी कहते हैं, उसी तरह जितने भी दूसरे ग्रह हैं, जितने दूसरे प्लैनेट है और हेवनली बॉडीज़ है, हाँ, स्पेस के और दूसरे भी जितने भी बॉडीज़ जो स्पेस में घूम रहे हैं, ठीक है, बॉडीज़ मतलब पत्थर, ये जो भी मीटियोर्स है, कॉमेट्स है, जो भी घूम रहे हैं स्पेस में, वो और हमारे अर्थ के नज़दीक हैं, वो सब हमारे नेबर्स हैं. कहाँ पे? अंतरिक्ष में, स्पेस में, वो हमारे नेबर्स हैं. चलिए उनके बारे में और पढ़ते हैं. सोलर सिस्टम. सोलर सिस्टम में क्या क्या आता है? हमारा अर्थ और उसके साथ और 7 प्लैनेट, ठीक है, हमारा अर्थ और बाकी 7 प्लैनेट मिला के 8 प्लैनेट टोटल हो गए. तो 8 प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में. उनके मून्स हैं, है ना, हमारे अर्थ का एक मून है, दूसरे प्लैनेट्स में एक से ज़्यादा मून्स भी है, ठीक है. इसके तो अर्थ 8 प्लैनेट्स है, मून है और क्या है? सन, सूर्य जो हमारा है, वो सब मिला के हमारा सोलर सिस्टम बनाता है, ठीक है. तो सबसे पहले हमारे सन के बारे में पढ़ते हैं. सन क्या है? हेड है हमारे सोलर सिस्टम का. हाँ, हमारे सोलर सिस्टम का बिग बॉस है वो, ठीक है, और वो सबसे मिडिल में है, वो सेंटर में सिचुएटेड है. और जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन का चक्कर लगाते हैं, गोल गोल चक्कर लगाते हैं, ठीक है. सन है क्या? ह्यूज बॉल ऑफ फायर है, जलता हुआ आग का गोला है सन. हाँ, और उसी के कारण हमारे सोलर सिस्टम में एनर्जी मिलता है. इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी. वो जो लाइट और हीट एनर्जी देता है वो ही हमारे सोलर सिस्टम में काम आता है, जितने भी प्लैनेट्स हैं सबको, ठीक है. सन एक्चुअली क्या है? सन एक स्टार है, मीडियम साइज़ का स्टार है, ठीक है. हमारे साइंटिस्ट उसका नाम रखे हैं सॉल, इसीलिए उसी के नाम से बना हमारा सोलर सिस्टम. अब जो पहला प्लैनेट है वो कौन सा है? वह मर्क्यूरी है. वह सन से काफ़ी नज़दीक है, क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन है, और वह सबसे छोटा प्लैनेट भी है सोलर सिस्टम में, सबसे छोटे साइज़ का सबसे छोटा प्लैनेट है. सेकंड प्लैनेट जो अर्थ का, सेकंड प्लैनेट जो सन से है वह है वीनस, ठीक है. उसको ब्राइटेस्ट प्लैनेट कहते हैं क्योंकि वह बहुत ही चमकता रहता है वह प्लैनेट, और उसको इसलिए नाम दिया गया है इवनिंग स्टार. हाँ, स्पेस कई बार रात के समय हमें अगर कोई अच्छे से उसका लोकेशन बता दे तो हमें वह दिखाई भी देगा, तो वह इवनिंग स्टार उसे बोलते हैं, और वह बहुत ही गर्म है. वीनस प्लैनेट जो है वो बहुत ही गर्म है. अर्थ. The Earth is the third planet from the Sun. It is the only planet which supports life. It is also known as the blue planet because 70% of its surface is covered with water. The Earth is the only planet on which water exists in liquid form. Mars. Mars, also known as the red planet, is the 4th planet from the Sun in the solar system. The highest known mountain in the solar system, Olympus Mons, is situated on Mars. Jupiter. Jupiter is the 5th planet from the Sun. It is the largest planet in the solar system. Saturn. Saturn is the 6th planet from the Sun and the 2nd largest planet in the solar system. It has a system of rings around it. Uranus. Uranus is the 7th planet from the Sun. Neptune. Neptune is the 8th and the farthest planet from the Sun in our solar system. Apart from these, there are some dwarf planets which revolve around the Sun. They are also the members of the solar system. Pluto is one of the dwarf planet which was earlier considered as a
प्लैनेट, ठीक है। तो पहला प्लैनेट है मर्क्यूरी, जो कि सबसे छोटा प्लैनेट है और सन से सबसे नज़दीक है, बहुत ही गर्म है जो कि, ठीक है। अब उसके बाद जो है सेकंड प्लैनेट वीनस है, जो कि बहुत ही चमकीला प्लैनेट है और उसको इवनिंग स्टार भी कहते हैं, ठीक है, और वो भी बहुत गर्म है। थर्ड प्लैनेट जो है वह हमारा अर्थ है। अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहते हैं, क्यों? क्योंकि अर्थ को अगर हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो उसमें अर्थ को टोटल हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो 3 पार्ट्स पूरा पानी से भरा हुआ है। इसका मतलब जो 70% लैंड है अर्थ में, वो जगह 70% जगह जो है वो पानी से भरा हुआ है, ठीक है। इसलिए अर्थ को ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। पानी भी कैसा पानी? तो लिक्विड फॉर्म में, तरल फॉर्म में, है ना, लिक्विड फॉर्म में पानी पाया जाता है हमारे अर्थ में, और अर्थ ही ऐसा प्लैनेट है जहाँ लाइफ एग्जिस्ट करता है, तो अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं। अब फोर्थ प्लैनेट जो है वह है मार्स, जिसको कि रेड प्लैनेट भी कहते हैं। उसका अपीयरेंस रेडिश कलर का है तो उसको रेड प्लैनेट कहते हैं। अब हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी माउंटेन्स के बारे में हम लोग जानते हैं, पहाड़ों के बारे में जानते हैं, उनमें से सबसे ऊंचा पहाड़, सब लंबाई में सबसे ऊंचा पहाड़ कहाँ मिलता है? मार्स में ही मिलता है। उसका नाम है ओलंपस मॉन्स, ठीक है, उसका नाम साइंटिस्ट ने रखा ओलंपस मॉन्स। अब जो फिफ्थ प्लैनेट है वह है जुपिटर। हाँ, सन से दूर दूर होते हुए वो फिफ्थ प्लैनेट है, ठीक है, वो सबसे बड़ा प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। उसके बाद नेक्स्ट प्लैनेट क्या है? सैटर्न है, सिक्स्थ प्लैनेट है, और जो है जुपिटर के बाद सेकंड नंबर पे वो आता है लार्जेस्ट के साइज़ में वो जुपिटर सबसे बड़ा है। उसके बाद वाला साइज़ किसका है? सैटर्न का है, ठीक है। सैटर्न के चारों तरफ हम लोग को रिंग्स दिखाई देता है, उसका जो गोल रिंग्स उसके चारों तरफ दिखाई देता है। उसके बाद जो है नेक्स्ट प्लैनेट जो है सेवेंथ प्लैनेट वो यूरेनस है, और उसका सबसे दूर का प्लैनेट कौन सा है? नेपट्यून है, हाँ, सोलर सिस्टम में जो काफ़ी दूर है हमारे इससे, सन से, वह है नेपट्यून, फारदेस्ट प्लैनेट, सबसे दूर जो है। इसके अलावा कुछ ड्वार्फ प्लैनेट्स भी, बौने प्लैनेट्स भी हैं, हाँ, उनको बौने प्लैनेट्स नाम दिया है साइंटिस्ट ने, जो हमारे सोलर सिस्टम का ही पार्ट है। इसी में एक क्या है? प्लूटो है, ठीक है। प्लूटो एक ड्वार्फ प्लैनेट है, एक बौना है प्लैनेट है। बौना किसको कहते हैं? जिसका कम हाइट रहता है, तो प्लूटो को भी ड्वार्फ प्लैनेट का नाम दिया गया है। और चूँकि वो बहुत ज़्यादा दूर है सन से, तो उसको पहले प्लैनेट बोलते थे, पर उसका जो प्रॉपर्टीज़ साइंटिस्ट ने रखा था एक प्लैनेट को होने का, वैसा उसका प्रॉपर्टीज़ नहीं था, इसीलिए उसका नाम ड्वार्फ प्लैनेट रख दिया गया है, ठीक है। अर्थ एंड इट्स मून, द ब्लू प्लैनेट ऑफ द अर्थ इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर प्लैनेट इन मैनी वेज. It supports a variety of life, has water in liquid state and has ideal temperature for living. It has one natural satellite which we call the moon. The moon has mountains, valleys, old volcano sites and many bowl-like holes called craters on its surface. It is not a luminous body but it shines because it bounces back the light of the sun. अर्थ एंड इट्स मून, अर्थ और उसके चंद्रमा के बारे में बोल रहे हैं। हमारा अर्थ क्या है? ब्लू प्लैनेट है, वो दूसरे प्लैनेट से काफ़ी अलग है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत विभिन्न प्रकार के जीव जंतु रहते हैं। इट सपोर्ट्स ए वेराइटी ऑफ लाइफ, तरह तरह के जीव जंतु यहाँ पे रह पाते हैं। यहाँ पे लिक्विड स्टेट में वाटर है, वाटर लिक्विड स्टेट में मिलता है हम लोग को। और भी कई प्लैनेट्स हैं जहाँ वाटर हो सकता है, पर वहाँ सब फ्रोज़न स्टेट में होगा। यहाँ पे लिक्विड स्टेट में वाटर है, और इसका टेम्परेचर कैसा? आइडियल टेम्परेचर है जिसमें जीव जंतु जीवित रह सकेंगे, ना बहुत ही गर्म ना बहुत ही ठंडा। और हम लोग का एक नेचुरल सैटेलाइट है, पहले से स्पेस में मौजूद है, हम लोग का प्राकृतिक रूप से पहले से मौजूद है एक सैटेलाइट। वो क्या है? हमारा मून है, हमारा चंद्रमा है, ठीक है। अब मून के ऊपर क्या है? मून के ऊपर छोटे छोटे पहाड़ हैं, बड़े पहाड़ हैं, छोटे पहाड़ हैं, घाटियाँ हैं, और ओल्ड वल्केनो साइट्स भी हैं। मून में जो ज्वालामुखी फटे थे उनके भी, पुराने ज्वालामुखी जो पहले पहले फटे थे उनकी भी जगहें हैं वहाँ पे, ठीक है, गड्ढे बने हुए हैं। और बहुत सारे गोल पूरा कटोरे के जैसे शेप के गड्ढे भी बने हुए हैं मून में, जिनको क्रेटर्स कहते हैं। अब मून एक ल्यूमिनस बॉडी नहीं है, मतलब मून अपना लाइट नहीं देता है, उसका अपना लाइट नहीं है सन के जैसा, पर वो सन के लाइट को बाउंस करता है, सन के लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, इसीलिए हम लोग को मून चमकता हुआ दिखाई देता है,
ठीक है, पर उसकी अपनी रोशनी नहीं होती है। Rotation and revolution of Earth. We have studied in the previous class that the Earth has an imaginary line running through its center. This line is called its axis. The axis of the Earth is slightly tilted. The two opposite points on the Earth's surface through which its axis passes are known as its poles. The Earth's axis runs from the North Pole to the South Pole. The equator is another imaginary line around the Earth which is at equal distance from both the poles. It divides the Earth into two equal parts, the northern hemisphere and the southern hemisphere. There are two types of movements of the earth, rotation and revolution. अब देखिए, हम लोग जानते हैं कि अर्थ थोड़ा टेढ़ा है, एक एक्सिस है, उसमें एक बीच का लाइन है जो ऊपर से नीचे में क्रॉस हो रहा है। एक्चुअली तो वह नहीं है, वह इमेजिनरी लाइन है, हमारे के द्वारा सोचा हुआ लाइन है कि एक टेढ़ा लाइन एक अर्थ के बीचों बीच जाता है जो ऊपर और नीचे के अर्थ को कनेक्ट करता है। जो ऊपर का पार्ट है उसे नॉर्थ पोल कहते हैं और जो नीचे का पार्ट है उसे साउथ पोल कहते हैं। ये अपोजिट पॉइंट है अर्थ के टॉप और बॉटम में, इनको पोल्स कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो अर्थ का जो एक्सिस है वो नॉर्थ पोल से होकर साउथ पोल की तरफ आता है, ठीक है। अब अर्थ के बीचों बीच एक गोल इमेजिनरी लाइन भी है जो कि दोनों पोल से, टॉप एंड बॉटम ऑफ द अर्थ से इक्वल दूरी पे है, ठीक है। ऊपर से अगर 10 सेंटीमीटर होगा, नीचे से भी 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर हम कह रहे हैं, एक्चुअली तो सेंटीमीटर है नहीं, बस आपको समझाने के लिए कह रहे हैं, ठीक है। तो जो इक्वेटर है, गोलाकार में जो इमेजिनरी लाइन है, सोचा हुआ लाइन है, वह दोनों पोल से इक्वल दूरी पे है और वह अर्थ को दो टुकड़ों में डिवाइड करता है। जिस तरह जो है एक सेब को आप हॉरिजॉन्टली बीच से काट देंगे तो ऊपर आधा सेब और नीचे आधा सेब रह जाएगा, उसी तरह जो है एप्पल को अगर आप हॉरिजॉन्टली काटेंगे, ऊपर की तरफ आधा एप्पल, नीचे की तरफ आधा एप्पल रहेगा, है ना। तो उसी तरह इक्वेटर जो है अर्थ को दो हाफ्स में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। ऊपर वाला पार्ट को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहेंगे और नीचे वाला जो पार्ट है उसको साउदर्न हेमिस्फीयर कहेंगे। अब अर्थ जो है हमारा दो तरह का मूवमेंट दिखाता है, वो क्या है? रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। The movement of the earth on its axis is called rotation. It takes 24 hours to complete one rotation. The rotation of the earth on its tilted axis causes day and night. The half that faces the sun has day, while the other half that is away from the sun has night. The earth moves around the sun in a fixed path called orbit. This movement is called revolution. The earth completes one revolution around the sun in 365 1/4 days. This time period makes 1 year on the earth. The revolution of the earth is responsible for the change in seasons. When the earth moves around the sun on its tilted axis, then half of the earth is near the sun while the other half is away from it. The hemisphere near the sun has longer and warmer days because the sun's rays fall directly on it. Therefore, this hemisphere has summer season. The other hemisphere receives slanting rays of the sun, so it has shorter and cooler days of the winter season. In between these two seasons, both the hemisphere also experience autumn and spring when it is neither very hot nor very cold. अब अर्थ का दो तरह का मूवमेंट है, रोटेशन और रेवोल्यूशन। जब अर्थ अपने ही जो एक्सिस पे ऐसे गोल गोल घूम रहा है, ठीक है, अपने जैसे एक बॉल को आप ऐसे करके गोल गोल हम लोग घुमाते हैं, ठीक है, तो वैसे ही अर्थ भी एक गोल गोल घूम रहा है, तो उसको हम कहेंगे रोटेशन। अपने ही एक्सिस में गोल गोल चक्कर, जैसे कि लट्टू होता है, टॉप स्पिनिंग टॉप होता है, जैसे ही हम उसे चला ऐसे घुमा के छोड़ देंगे तो वह गोल गोल घूमता है ना। एक लकड़ी उसके बीच में लगा रहता है, उसी लकड़ी पे वो गोल गोल घूमता है, अपनी धुरी पर घूमता है। उसी तरह अर्थ जो है वो भी अपने एक्सिस पे गोल गोल घूमता रहता है, तो उसको कहेंगे रोटेशन। अर्थ को एक बार अपना पूरा ऐसे करके गोल घूमने में कितना लगता है? 24 घंटे लगते हैं, 24 आवर्स करते हैं, ठीक है। तो ये जो रोटेशन है अर्थ का अपने टिल्टेड एक्सिस पे, हाँ, उसके टेढ़े लाइन जो है अर्थ के में टेढ़ा लाइन है, टिल्टेड एक्सिस जो है उस पर वो जो गोल घूमता है, उसके कारण दिन और रात होते हैं। देखिए, जब वो गोल घूम रहा है, उसका आधा पार्ट जो सन की तरफ आ रहा है उधर दिन है, जो दूसरा पार्ट है वहाँ रात है। फिर और गोल घूमा तो दूसरे पार्ट में दिन हुआ, आधे पार्ट में रात हुआ। इसीलिए इंडिया में जब नाइट होता है उस समय अमेरिका में दिन होता है, जब अमेरिका में दिन होता है इंडिया में नाइट होता है ना। इस तरीके से घूमता है। अब अर्थ जो है सन का भी चक्कर काट रहा है और अपना फिक्स्ड पाथ है, एक फिक्स्ड गोल रास्ता है जिस पे वो सन का चक्कर काट रहा है। वह जो गोल रास्ता है वो कहलाता है ऑर्बिट,
है ना। हर एक प्लैनेट का अपना अपना एक गोल रास्ता है जिस पे वह सन का चक्कर काट रहा है। तो जो उसको कहते हैं ऑर्बिट, तो अर्थ भी अपने ऑर्बिट में सन का एक चक्कर काट रहा है और इस चक्कर काटने को कहते हैं, इस मूवमेंट को कहते हैं रेवोल्यूशन। अर्थ को सन का पूरा एक चक्कर काटने में 365 एंड 1/4 डेज लग जाता है। 365 डेज और एक डे का 1/4 पार्ट लग जाता है एक बार सन का पूरा चक्कर काटने में, ठीक है। तो उस समय क्या होता है, जब पूरा एक चक्कर काट लेता है तब अर्थ पे 1 साल बीत चुका हो रहता है ना। इसका मतलब जो प्लैनेट और बहुत दूर दूर पे होंगे उनको तो इससे भी ज़्यादा समय लगता होगा, शायद वहाँ 10 साल, 15 साल, 28 साल बीत चुके होंगे जब तक वह एक चक्कर लगाए, है ना। तो अर्थ को 1 साल लगता है सन का चक्कर लगाने में। और ये जो रेवोल्यूशन करता है अर्थ, सन का चक्कर लगाता है, उसी के कारण चेंज इन सीजन्स होता है अर्थ पे, ठीक है। जब अर्थ हम लोग जानते हैं अपने टिल्टेड एक्सिस में टेढ़ा होकर चक्कर लगा रहा है, तो एक समय ऐसा आता है जब उसका जो ऊपर का पोल है, नॉर्थ पोल जो है, वह सन की तरफ झुका हुआ रहता है और साउथ पोल सन से दूर रहता है। तो जब नॉर्थ पोल सन की तरफ झुका रहेगा, या आधा पार्ट जो हेमिस्फीयर, स्फीयर माने पूरा एक गोल होता है, हेमिस्फीयर माने आधा गोल, है ना। एक गोल सॉलिड आप बॉल लाएंगे, सॉलिड बॉल, तो वो स्फीयर कहलाएगा। उसका आधा पार्ट होगा हेमिस्फीयर। हाँ, एक नींबू आप लाएंगे अगर, तो नींबू पूरा क्या कहलाएगा, एक पूरा स्फीयर कहलाएगा। उसका बीच से आप हॉरिजॉन्टली काट देंगे तो हेमिस्फीयर। तो जो है अर्थ जब घूम रहा है टेढ़ा होके, तो जो हेमिस्फीयर, हाँ मान लीजिए अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ झुका हुआ है, तो वहाँ पे सन का थोड़ा डायरेक्ट रेस पड़ेगा, वो सन से नज़दीक भी होगा, तो वहाँ पे उस समय समर सीजन होगा, और सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर सीजन होगा जो कि दूर है। फिर घूमते घूमते दूसरी बार में जब ऐसे पोजीशन पे आ जाएगा कि सदर्न हेमिस्फीयर सन के नज़दीक हो जाएगा और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर दूर हो जाएगा, तो सदर्न हेमिस्फीयर में समर होगा और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर होगा। इसके अलावा दो ऐसा पोजीशन भी होता है जब सदर्न और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर दोनों ही बराबर दूरी पे सन से रहते हैं, तो उस समय ऑटम और स्प्रिंग सीजन होता है, ठीक है। अर्थ पे ऑटम और स्प्रिंग सीजन होता है। जो हेमिस्फीयर सन की तरफ झुका रहेगा वहाँ पे गर्मी तो पड़ेगी, साथ ही उसके दिन भी लंबे होंगे। वहाँ सूर्यास्त जल्दी नहीं होगा, उसके दिन लंबे होंगे, ठीक है। सनसेट जल्दी नहीं होगा, लॉन्गर डेज होगा और वार्मर डेज होगा, और वहाँ पे समर सीज़न होगा। हम लोग देखते हैं ना समर सीज़न में शाम जल्दी नहीं होती है ना, लॉन्गर डेज हो जाता है, उसी के बारे में बोल रहे हैं। इसी तरह इक्वेटर का जो रीजन है, मिडिल ऑफ द अर्थ जो है, वहाँ पे भी सन का डायरेक्ट रेस पड़ता है पूरे साल भर। इसीलिए वह रीजन जो है मिडिल ऑफ द अर्थ जो है, हाँ, इक्वेटर जिस जगह पे है वहाँ पे हर समय गर्मी रहती है, और वहाँ पे दिन और रात इक्वल समय के होते हैं, इक्वल ड्यूरेशन के होते हैं। जितने देर घंटों का दिन होगा उतने ही घंटों की रात भी होगी, ठीक है। और उसके अलावा जो पोल्स है ना, एकदम अर्थ का टॉप और बॉटम एरिया जो है पोल्स है, वहाँ पे चूँकि सन का स्लैंटिंग रेस पड़ेगा, तो वहाँ पे पूरा 6 मंथ्स एक बार रोशनी रहेगी, पूरा सनलाइट रहेगा, और 6 मंथ्स पूरा वह डार्क रहेगा, है ना। अद्भुत बात। The region of the earth near the equator receives almost the same amount of sunlight throughout the year. This region always remains hot and has days and nights of equal duration, that is 12 hours each. On the other hand, the poles receive sunlight only for 6 months and remain dark for the next 6 months. If the earth was not tilted on its axis, then both the hemispheres would have received equal amount of sunlight. ठीक है ना। तो सोचिए, जो पोल जो अर्थ का जो बॉटम पोर्शन जो सन से बहुत दूर पे है, वहाँ पे 6 मंथ्स पूरा डार्कनेस रहेगा, और जब दूसरा पोल नज़दीक रहेगा सन से, तो वहाँ 6 मंथ्स सिर्फ सनलाइट ही सनलाइट दिखाई देगा। अजीब बात है ना। अगर अर्थ टिल्टेड नहीं रहता, टेढ़ा नहीं रहता, तो क्या होता, हर समय तो इक्वल अमाउंट ऑफ सनलाइट पड़ता रहता, सनलाइट बराबर पड़ता, कहीं पे टेढ़ा रेज नहीं पड़ता, कहीं पे सीधा नहीं, सब में समय सीधा ही रेज पड़ता। तब वैसे केस में क्या होता, वैसे केस में सीजन्स होता नहीं, पूरे में ही गर्मी रहती या पूरे ही अर्थ पे ठंड रहती, ऐसा ही होता, ठीक है। चेंज ऑफ सीजन नहीं होता। स्टार्स, you can see tiny stars twinkling in the sky on a clear night. These appear so small because they are very very far from the earth.
A star is a huge ball of gases which gives out heat and light energy. Stars differ greatly in their sizes. Some stars are small while others are very big. We can see stars in groups in the sky. These groups are called galaxies. Certain groups of stars seem to form a recognizable pattern in the sky. These are called constellations. Some of the constellations are Ursa Major, Ursa Minor and Orion. हम लोग देखते हैं कि पूरा क्लियर स्काई जब रहेगा, हाँ, मान लीजिए बादल नहीं है, तो हमें तारे चमकते हुए दिखाई देते हैं और बड़े ही छोटे छोटे लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत 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 दूर है हमारे पृथ्वी से। एक्चुअली तारा क्या है? ह्यूज बॉल ऑफ गैसेस है विच गिव्स आउट हीट एंड लाइट एनर्जी। गैस का बना हुआ एक बड़ा सा बॉल है जिससे हीट एनर्जी निकल रहा है, लाइट एनर्जी निकल रहा है, जैसे हमारा सन भी एक स्टार है। स्टार्स के भी साइज़ अलग अलग होते हैं। हमारा सन कैसा है? मीडियम साइज़ का स्टार है। कुछ स्टार बहुत बड़े होते हैं, कुछ बहुत छोटे होते हैं। अब स्टार जो है स्पेस में, अंतरिक्ष में स्टार्स ग्रुप्स में कहीं कहीं दिखाई देते हैं। उन ग्रुप्स को हम लोग गैलेक्सीज कहते हैं, ठीक है। यानी एक गैलेक्सी के भीतर बहुत सारे सोलर सिस्टम होंगे, बहुत सारे स्टार होंगे, उनके बहुत सारे प्लैनेट्स होंगे, है ना। तो इसी तरह जो है कई बार हम लोग देखते हैं कि ग्रुप ऑफ स्टार जो स्काई में दिखाई देते हैं, हम उन्हें ध्यान से देखते तो हमको लगता है वो कुछ शेप बना रहे हैं ना। और हर रोज़ हम देखेंगे तो हर रोज़ हम लोग को वो शेप दिखाई देता है, हम लोग उसको रिकॉग्नाइज़ कर पाते हैं। ओ, ये क्वेश्चन मार्क जैसा दिख रहा है, ये एक बियर खड़ा है ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो एक रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न बनाते हैं, इस तरह का शेप बनाते हैं जो इनको हम पहचान पाते हैं, ठीक है। तो उनको कहते हैं कॉन्स्टेलेशंस। जिस रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न को हम पहचान पाएंगे, ऐसा ग्रुप बनाएंगे स्टार्स, ऐसा शेप बनाएंगे जो हम पहचान पाएंगे, उसे कॉन्स्टेलेशंस कहते हैं। तो हम लोगों ने कुछ मतलब साइंटिस्ट ने नाम रख दिए कुछ कॉन्स्टेलेशंस के, जैसे उर्सा मेजर, उर्सा माइनर, ओरियन, इस टाइप का। तो एक ग्रुप ऑफ स्टार्स जिसके भीतर हमारा सोलर सिस्टम है, वो ग्रुप ऑफ स्टार या गैलेक्सी क्या है? हमारा अपना गैलेक्सी क्या है? मिल्की वे गैलेक्सी है, ठीक है। तो हम लोग का ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। बहुत ही इजी चैप्टर था। ये सब कुछ आप लोग आजकल जानते हैं, स्टूडेंट्स लोग, क्योंकि ये सब के बारे में इतना पढ़ते हैं, देखते हैं। ये आजकल इसके बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स को नॉलेज है और बहुत लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग भी लगता है, अच्छा भी लगता है देखने। तो आपका ये 14th चैप्टर कंप्लीट हो गया है। लेसन 4 14 चैप्टर स्टैंडर्ड 4 का कंप्लीट हो गया है और बस एक ही चैप्टर बाकी है, वह भी कंप्लीट हो जाएगा। 15th चैप्टर सॉल्यूशंस तो ऑलरेडी अपलोडेड है। जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए तुरंत सब्सक्राइब करेंगे और बेल बटन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक यू।